Fiscal consolidation reduces debt and deficit levels and pandemic induced highs. The current account deficit remains with sustainable levels. Macroeconomic stability is getting entrenched. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकलती है तो उसमें इतनी शूछाबाजी वाली अंग्रेजी क्यों यूज होती है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज गेटिंग एंट्रेंच्ड। अरे भैया आरबीआई की रिपोर्ट है या 5 स्टार होटल का मेन्यू। खैर, हमने एक फाइनेंस सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसमें से जो काम की चीज है वो आपको बताते हैं। पिछले वीडियो में हमने एनएसओ के डेटा को पढ़ा था। इस हफ्ते हम आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे। 300-350 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ रेट, करेंसी के बारे में कई सारी चीजें हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको नहीं पता तो देश का सबसे बड़ा और अपना बैंक होता है। हो सकता है कि आपका अकाउंट इस बैंक में नहीं खुला हो, बट आपका अकाउंट जिस बैंक में खुला है उस बैंक का अकाउंट आरबीआई में खुला है। यही वो बैंक है जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, हमारे रिजर्व्स रखता है, सरकार को कभी जरूरत होती है तो इसी बैंक से फंड मांगती है। एक तरह से आप सरकार का मुनीम समझ लो। और टाइम टू टाइम आरबीआई अपनी रिपोर्ट्स निकालती है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, बाय मंथली, वीकली, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अभी हाल ही में निकाली वो होती है इनकी एनुअल रिपोर्ट, मतलब साल में जो एक बार आती है। ये रिपोर्ट बताती है कि देश के पास कितना पैसा है, देश की करेंसी कितनी और कैसी चल रही है, कहीं फेक करेंसी तो नहीं है, देश की बैंक की हालत क्या है, उनमें लोन्स कितने हैं, एनपीए कितने हैं, बैंक में फ्रॉड तो नहीं हो रहे, और देश की आर्थिक हालातों को कैलकुलेट करके ये भी बताती है कि भाई महंगाई तो नहीं बढ़ सकती। इस वीडियो में हम आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट की मेजर हाइलाइट्स देखेंगे और बताएंगे कि उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। रिपोर्ट का सबसे पहला पॉइंट तो भैया ये है कि आरबीआई की इनकम बढ़ गई है, उससे मेरा क्या फायदा एंड इससे आपका फायदा है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम 47% से ग्रो की है। जहां पिछले साल आरबीआई की इनकम लगभग 1.6 लाख करोड़ थी, वो इस साल बढ़कर 2.35 लाख करोड़ हो गई है। अब होता क्या है, क्योंकि आरबीआई सरकार का बैंक होता है, इसलिए आरबीआई जब भी कोई कमाई करता है, उनकी इसकी इनकम बढ़ती है, तो आरबीआई उसका डिविडेंड जो होता है वो सरकार को देता है। एंड इस डिविडेंड का इस्तेमाल सरकार जनता के भले के लिए कर सकती है, टैक्स कम कर सकती है, सब्सिडी बढ़ा सकती है और भी सोशल स्कीम्स में लगा सकती है, जिसका सीधा फायदा आपको यानी कि जनता को होता है। आरबीआई की रिपोर्ट का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट था इंडिया की ग्रोथ को लेकर, और अगर आप इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो तो ये पॉइंट आपके लिए फायदे का हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल इकोनॉमी के स्लोडाउन के बावजूद इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7% का रहा, और आने वाले टाइम में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्रिडिक्ट किया गया है, मतलब कम से कम 6.5% की ग्रोथ। लिख के ले लीजिए। और यह भी कहा गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद, जहां वर्ल्ड ओवर जो इंटरनेशनल मार्केट हैं वो नीचे जा रहे हैं, जहां सारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट या तो कम हुई है या तो नेगेटिव में आ गई है, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है, 6% की ऊपर है। इसलिए वर्ल्ड मार्केट में भी इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में ग्लोबल ग्रोथ रेट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 12% के करीब रहा है। अच्छा, रिपोर्ट में और भी कई सारी बातें हैं, जैसे डीबीयू कहां आए हैं, क्रॉप प्रोक्योरमेंट कहां आ रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का क्या हाल है, क्वार्टर वाइज हर सेक्टर की ग्रोथ दी गई है, एम्प्लॉयमेंट, लेबर मार्केट, सबके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया है। हर चीज ना आप समझ पाओगे ना समझा पाऊंगा, और वो जरूरी भी नहीं है। अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगला मेजर हाईलाइट जो इस रिपोर्ट का था वो था नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स यानी कि एनपीएस। अब क्योंकि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है और उसके पास बाकी सारे बैंक्स का कच्चा चिट्टा है, तो ये अपनी रिपोर्ट में डेटा एनालाइज करके बता सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है। और इस साल की इस रिपोर्ट का हाईलाइट ये था कि एनपीए यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स में कमी आई है। अब होता क्या है कि बैंक जब किसी भी इंसान को एक लोन देता है तो बैंक उसका क्रेडिटर बन जाता है, और वो जो लोन है वो बैंक का एक एसेट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग कुछ लोन लेते हैं, उसको रीपे नहीं कर पाते, डिफॉल्ट कर जाते हैं, दिवालिया निकल जाता है, इन सम केसेस देश छोड़ के भाग जाते हैं, और फिर ये जो लोन दिया होता है ये हो जाता है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग या नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। मतलब ब्याज तो गया ही गया, मूलधन भी खत्म, टाटा बाय बाय। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीए में कमी आई है। जहां साल 2018-19 में टोटल एडवांसेस में 15% के एनपीए होते थे, वहीं 2022 खत्म होते होते ये नंबर 6% से भी नीचे आ गया है। इसका एक रीजन जो मुझे पर्सनली लगता है वो है विजय माल्या मोदी इफेक्ट, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बैंक्स के साथ इतने ज्यादा घपले होने लगे थे, इतने ज्यादा स्कैम्स होने लगे थे कि बैंक ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और बैकग्राउंड चेक को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब इतनी आसानी से बैंक किसी को भी लोन नहीं देता। किसी भी इंसान को लोन देने से पहले बैंक उसके क्रेडेंशियल्स जैसे कि क्रेडिट स्कोर चेक करता है। अच्छा, क्रेडिट स्कोर अगर आपको नहीं पता, ये किसी भी लोन बोरोवर की कुछ चीजें देखता है, जैसे कि उसके नाम पे कितने लोन चल रहे हैं, टाइम पे ईएमआई दे रहे हैं कि नहीं, रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है, और यही कुछ फैक्टर्स मापने के बाद किसी इंसान को उसका क्रेडिट स्कोर बताया जाता है। और यही वो क्रेडिट स्कोर होता है जिसको देखकर बैंक ये डिसाइड करता है कि किसी इंसान को लोन देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो किस इंटरेस्ट रेट पे देना है। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दे रहा हूं, वन स्कोर ऐप, वहां जाके आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं,
तो वन स्कोर ऐप के अंदर ही आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी, जिसको फॉलो करके आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। 300 से लेकर 900 के बीच में क्रेडिट स्कोर होता है और अमूमन 700 से लेकर 900 के बीच में एक अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है। एक अगला बड़ा पॉइंट जो इस रिपोर्ट में बताया गया वो था बैंक फ्रॉड्स को लेकर। बैंक फ्रॉड से आपका या आपके किसी दोस्त रिश्तेदार का राब्ता तो होगा ही। क्या किया जाता है भैया, फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं, कोई फेक आइडेंटिटी बताकर आपका ओटीपी ले लेते हैं, कभी आपका फोन हैक कर लेते हैं, आपका ओटीपी निकाल लेते हैं, आपके नाम पे लोन ले लेते हैं। और ये बैंक फ्रॉड का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, ध्यान से सुनना। आरबीआई की रिपोर्ट ने बताया कि टोटल नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स तो बढ़े हैं बट जो अमाउंट है वो कम हुआ है। मतलब जहां 2021-22 में 9000 बैंक फ्रॉड हुए थे जिनकी वैल्यू लगभग 60,000 करोड़ थी, एक साल बाद जो बैंक फ्रॉड्स हैं वो तो 13,000 हो गए, लेकिन जो उनमें अमाउंट था वो घटकर लगभग 30,000 करोड़ का हो गया है। मतलब नंबर ऑफ फ्रॉड्स तो बढ़े हैं लेकिन अमाउंट ऑलमोस्ट आधा हो गया है। मतलब फ्रॉड के केसेस तो बढ़ गए लेकिन नुकसान कम हुआ है। चिंदियों का राज चल रहा है मार्केट में। और ये बैंक फ्रॉड के केसेस बढ़ क्यों गए हैं, इसका जवाब देने के लिए मुझे कोई रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई सारे तरीके हैं। कभी बैंक का ऑफिशियल बनकर स्कैमर्स कॉल करते हैं और आपका ओटीपी मांग लेते हैं कि सर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, जल्दी ओटीपी बताइए। कभी आपके आधार कार्ड डिटेल्स का यूज कर लिया जाता है और कुछ केसेस में तो लोगों के मोबाइल को हैक करके उनका ओटीपी एक्वायर कर लिया और उनके नाम पर लोन ले लिया जो उनको पता तक नहीं चला। कब तक? जब तक बैंक वाले घर पे नहीं आ गए कि भैया किस्तें चुकाओ। एंड अगर आपको इस बात से डर लग रहा है कि आपके नाम पे तो कोई लोन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन भी वन स्कोर ऐप पे मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए, आप वन स्कोर ऐप के अंदर ही पता कर सकते हो कि आपके नाम पर कितने लोन्स चल रहे हैं और उसमें से कोई अगर ऐसा लोन है जो आपने नहीं लिया है, जिसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप ऐप के अंदर ही रिपोर्ट कर सकते हो और वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया वो था करेंसी नोट्स को लेकर। और आप इस पॉइंट को, इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लो, दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर सकते हो। अगर आप टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन की बात करो तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो है 500 रुपए की नोट की। इस टाइम मार्केट में जितनी करेंसी है उसमें से 40% 500 रुपए की नोट की है। लगभग 5 लाख से ज्यादा नोट है 500 रुपए के। उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है नोटों का बेताज बादशाह 10 रुपए का नोट, जिसकी टोटल वॉल्यूम है 20%। और भी है 20 रुपए, 50 रुपए और एक 2000 रुपए का नोट भी कभी मार्केट में हुआ करता था। अच्छा, 2000 का नोट तो फेक करेंसी के नाम पर डिमोनेटाइज कर दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 रुपए के नोट की जो फेक करेंसी है वो भी इस साल 14% से बढ़ गई है। अच्छा, जहां बड़ी वैल्यू की जो करेंसी है, मतलब कि 500 और 2000 के नोट, इनकी फेक करेंसी बढ़ी थी, वहीं 10 रुपए और 100 रुपए इस साल इनकी फेक करेंसी थोड़ी कम हुई थी। एंड लास्ट पॉइंट इज एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो पैसा जो बाहर से हमारे देश में इन्वेस्ट होता है, जिससे हमारे देश की ग्रोथ होती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब हमारे देश के एफडीआई इनफ्लोज में गिरावट आई है। इनफ्लोज होते हैं जो पैसा आता है, एफडीआई आउटफ्लोज होते हैं जो पैसा जाता है। नॉर्मली नेट एफडीआई देखा जाता है और वो 27% से गिरकर $28 बिलियन पर आ गया है। मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्लोबल सिचुएशन को देखकर कम हुआ है, क्योंकि रिसेशन का डर हर जगह था। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा ज्यादा मार्केट में नहीं डाला है और इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जहां गिरी है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और एनएसओ डेटा वाले वीडियो में हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही वो है जो ग्रोथ में स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, रिपोर्ट में बीच में थोड़ी सूशाबाजी भी है, बट अगेन ये सब प्रिजम्पशन एंड प्रेडिक्शन वाली बात है। इसको अगर आप सीरियसली लो ना लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। हम ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स मुद्दों को आपके लिए सरल बनाते रहेंगे। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको अपना क्रेडिट स्कोर जानना है तो वन स्कोर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।